हेलो एवरीवन, गायत्री से वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज है तारीख 5 जून 2021 और आज जीएस गैलरी के इस नए सेगमेंट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के नया सेगमेंट शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये नया सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के इस सेगमेंट में जो मेरा पहला प्रश्न है वो है, वरिष्ठ पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? वेटरन जर्नलिस्ट एंड टीवी एंकर करण थापर इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? ऑप्शन ए हैप्पीनेस, ऑप्शन बी रिबेल सुल्तान्स, ऑप्शन सी डेविल्स एडवोकेट, ऑप्शन डी वाई एम अ हिंदू। चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। ये बुक लिखी है वेटरन जर्नलिस्ट और जो प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर हैं करण थापर, उन्होंने। इसके अलावा जो रिबेल सुल्तान है ये लिखी है मनु एस पिल्ले ने, और वाई एम अ हिंदू ये लिखी है शशि थरूर ने। तो चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, करण चंद्रोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? With which of the following sports is Karan Chandrok associated? ऑप्शन ए लॉन टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी कार रेसिंग। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कार रेसिंग। करण चंद्रोक जो हैं ये कार रेसिंग से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उट्टन थुल्लन। उट्टन थुल्लन जो है ये एक पारंपरिक नृत्य है। ये किस राज्य में लोकप्रिय है, मतलब किस राज्य से संबंधित है? उट्टम थुल्लल इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म दैट इज़ पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरला। केरला से संबंधित है उट्टम थुल्लाल। उट्टम थुल्लाल जो है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध डांस है, ठीक है, डांस है, लेकिन इसमें रिसाइटेशन विद डांस होता है। और ये 18 सेंचुरी में ये उत्पन्न हुआ था, मतलब 18 सेंचुरी से ये परफॉर्म किया जा रहा है और ये केरला का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। तो चलिए अब केरला के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो केरला जो है ये साउथ इंडिया का एक राज्य है। इसकी बॉर्डर्स को टच करता है कर्नाटका और तमिलनाडु। तो ये कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ की जो भाषा है वो है मलयालम और यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में बैंकिंग के क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? ऑप्शन ए इंस्टेंट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन बी इंस्टेंट पेमेंट सेक्टर, ऑप्शन सी इमीडिएट पेमेंट सेक्टर, ऑप्शन डी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये जो है IMPS ये नेफ्ट की तरह ही काम करता है, NEFT, जैसे कि 24/7 ये मोबाइल से हम इंटर बैंक पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये होता है IMPS या इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जी, हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी दैट इज सिचुएटेड इन गुजरात? ऑप्शन ए 93 मीटर्स, ऑप्शन बी 120 मीटर्स, ऑप्शन सी 153 मीटर्स, ऑप्शन डी 182 मीटर्स। तो चलिए आप इसके आंसर्स दीजिए। जी, इसका आंसर होगा 182 मीटर्स। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है अभी फिलहाल में, और इसकी हाइट है 182 मीटर्स और ये गुजरात के केवड़िया ज़िले में है, ठीक है। और सरदार सरोवर डैम को ये फेस करती है नर्मदा रिवर के पास। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में बनाई गई है। ये उनकी मूर्ति है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के सबसे पहले होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे।
ठीक है। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था इस समय भारत में जो है बहुत अधिक 600 से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रेसिडेंसीज थी। ठीक है, टोटल शायद 562 प्रोविंसेस थे जिनको इन्होंने प्रेसिडेंसीज थी जिनको इन्होंने एकीकृत किया था। तो ये जो प्रेसिडेंसीज को इन्होंने एकीकृत किया था टोटल 562 प्रेसिडेंसीज को, इन प्रेसिडेंसीज को एकीकृत करने के कारण, इंडिया को यूनाइट करने के कारण इनको जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और स्टैचू ऑफ यूनिटी इसीलिए इनकी याद में बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? ऑप्शन ए अमरनाथ, ऑप्शन बी द्रास, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्रास। द्रास जो है वो भारत का सबसे ठंडा स्थान है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसे लद्दाख का गेटवे भी कहा जाता है। ठीक है, गेटवे ऑफ लद्दाख। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2019 में नौसेना स्टाफ के 24वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द 24th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन May 2019? ऑप्शन ए सुनील लांबा, ऑप्शन बी सुरेंद्र पाल सिंह, ऑप्शन बी विमल वर्मा, ऑप्शन सी विमल वर्मा, ऑप्शन डी करमबीर सिंह। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी करमबीर सिंह। नेवल स्टाफ के जो अभी प्रेजेंट में चीफ हैं वो है करमबीर सिंह। इसके अलावा हमारे जो बाकी आर्मी के चीफ हैं और नेवी के चीफ हैं, ठीक है, तो उनके नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी जो हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो हैं जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है, हमारा जो 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का नाम दिया था? हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म बैटरी टू डिस्क्राइब लिंक्ड कैपेसिटर्स? ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी लुइगी गाल्वानी, ऑप्शन सी जॉन फ्रेडरिक डैनियल, ऑप्शन डी लेविस ओरी। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बैटरी शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए? तो लिंक्ड कैपेसिटर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, लिंक्ड कैपेसिटर्स को डिस्क्राइब करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार बैटरी शब्द का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। द एंजाइम लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? ऑप्शन ए लंग, ऑप्शन बी सैल्वी ग्लैंड्स, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी पैंक्रियास। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा पैंक्रियाज या अग्नाशय, ऑप्शन डी। पैंक्रियाज या अग्नाशय वही है जो एंजाइम लाइपेज को जनरेट करता है और जब भोजन को पचाने की ज़रूरत होती है तो ये इसे छोटी आंत में रिलीज़ करता है जिससे कि भोजन पचने में सुविधा होती है। एंजाइम्स को क्या करते हैं, भोजन के मॉलिक्यूल्स को और छोटा कर देते हैं जिससे कि वो ब्लड के साथ सर्कुलेट हो सके। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से एक हार्मोन भी स्रावित होता है। पैंक्रियाज से जो हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय से, उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है डायबिटीज़ के लेवल को, शुगर के लेवल को बॉडी में कंट्रोल करके रखता है और इंसुलिन की कमी या अधिकता से जो है शुगर हो जाता है, मतलब मधुमेह की बीमारी हो जाती है। इंसुलिन की अधिकता से मधुमेह की या इंसुलिन की कमी से जो है शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से शुगर की बीमारी हो जाती है, मतलब कि डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है और वो स्रावित होता है पैंक्रियाज से, मतलब अग्नाशय से। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? द बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाय, ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी हरिदास ठाकुर, ऑप्शन सी नारायण गुरु, ऑप्शन डी रामाभाई शिंदे। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले जो है ये
19वीं सेंचुरी के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ठीक है, ये महाराष्ट्र से बेस्ड थे, महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे और इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। गुलामगिरी पुस्तक में उन्होंने अमेरिका में जो ब्लैक्स के साथ जो भेदभाव हो रहा था, रंग भेद हो रहा था, तो उन लोगों की जो ब्लैक स्लेव्स थे उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, उनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा था, उसका वर्णन उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक में किया है। और उन्होंने वहाँ पर ऐसा बताया कि वहाँ पर जो ब्लैक्स के साथ हो रहा है वही भारत में यहाँ अछूतों के साथ हो रहा है, जो कि निम्न जाति के हैं, जो कि छोटी जाति के अछूत लोग हैं, उनके साथ भी भारत में वही व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो है लोअर कास्ट वालों के लिए इन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया। तो ये ज्योतिराव फुले इस बात के लिए फेमस थे और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेगमेंट यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।